अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं अपने एक बयान में कि विपक्ष की ये राजनीति है हिंदू समाज को बांटने की। ये उनका अपना टेक है। उन्होंने सीधे सीधे कास्ट सेंसस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत किस तरफ था वो। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी अगर आबादी भारत में किसी की है तो वह है गरीबों की। इसी तरह की बात जेपी नड्डा ने भी कही, जिसके बारे में अभी संतोष जी कह रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं कि दो तरह से इमेजिन किया गया हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर डिवाइड है। एक उसको देखने का लेंस रहा जाति कि आप किस सरनेम के साथ में किस परिवार में पैदा हुए, उसके हिसाब से आपके प्रोस्पेक्ट्स अफेक्ट होंगे। मान लिया गया कि कुछ लोग डिसएडवांटेज पे थे, इसीलिए सामाजिक न्याय के लिए हमारे यहाँ प्रबंध किए गए। फॉर एग्जाम्पल उसका अफर्मेटिव एक्शन या जो आरक्षण है। दूसरा मत, जिसकी बात प्रधानमंत्री अपनी बात में जिसकी तरफ संकेत कर रहे थे, आर्थिक न्याय कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उस हिसाब से सरकार को नीतियां कैलिब्रेट करनी चाहिए, उस हिसाब से सरकार को कदम उठाने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कह रहे थे, सुन के यही लगा कि वो जो ये कास्ट सेंसस है उसकी काट वो अमीर और गरीब की खाई में देख रहे हैं। इस द्वैत को आप कैसे एड्रेस करते हैं, और क्या आप इस क्रिटिसिज्म में मानते हैं कि जब हम अलग अलग समाजों के नंबर्स को, उनकी पहचान को एक्नॉलेज करते हैं, तब वो बांटने की राजनीति भी हो सकती है, उस तरह के नंबर्स को वैसे भी वेपनाइज किया जा सकता है? निखिल, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं कि इस तरह के प्रयास जो है वो समाज को बांटते हैं। ये बहुत ही पुराना है नैरेटिव, बल्कि मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रयास ना हुए और जो हो रहे हैं वो ना हो तो समाज को ज़्यादा बांटता है, और बांटा है उसने समाज में कुछ खास लोगों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस तरह के बंटवारे का भय और असुरक्षा का भाव पैदा किया जाता है। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। नंबर 2 बात कि हमारे समाज की जो पूरा गठन है, जो समाज की पूरी संरचना है, वो बड़ व्यवस्था है। बड़ों से फिर जातियां निकली, यानी जाति प्रथम है। जाति ने ही तय किया कि कौन कितने संसाधन का मालिक होगा। यदि महिलाएं पैदा हो रही हैं तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। ये हमारे समाज की गठन की पूरे मूल में है, उसके आधार में है। जो जाति है, जो जातियां हैं, जो जातियां मान लीजिए जिनको आज हम दलित कह रहे हैं, जिनको हम पहले हरिजन कहते थे, जिनको पहले हम अछूत कहते रहे हैं, उन सब के बारे में क्या है कि इनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति के रूप में जो भी आपने समाज की जिन जिन लोगों को आपने जाति जिनकी निर्धारित की, उनके पास क्या संसाधन होंगे ये आपने तय किया। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हम जो ये बात आज कर रहे हैं कि आखिरकार मैटर करता है पैसा, आखिरकार जो मैटर करता है वो आर्थिक हालात, ये बिल्कुल गलत है। ये बात अच्छी होती कि हम पैसे से ये तय करते कि कौन पैसे वाला है तो वो कितना बड़ा है और कितना प्रभावशाली है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कोई राजा बन भी गया किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, तो आप उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे ब्राह्मण, अपने कम से कम हाथों से नहीं करेंगे, उनकी जिस तरह से दूसरे राजाओं की होती है। तो ये जाति ही तय करती है कि जो राजा होगा वो राजा के भाव से वो राजकाज कर सके, इसकी भी इजाजत आप नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक शूद्र जाति में पैदा हुआ है। इसीलिए ये जो बात लोग कहते हैं कि यहाँ पर आखिरकार जो मायने रखता है वो आर्थिक स्थिति रखती है, नहीं। आप देखते हैं कि यहाँ सचिव स्तर पे जो लोग पहुंच जाते हैं, या जो मान लीजिए यहाँ बाबू जगजीवन राम ने संपूर्णानंद के एक मूर्ति का एक अनावरण किया, उसको किस तरह से फिर धोया गया, किस तरह से उसका शुद्धिकरण किया गया। और शुद्धिकरण का तो आपने न्यायालयों में भी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर अगर कोई शूद्र जाति का, शूद्र जमात का यदि कोई अधिकारी है तो और वो रिटायर होता है या वो छोड़ के जाता है पद, या उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, और मैं इस बात को पूरे सिरे से खारिज करता हूं
कि भारत में जाति आखिरकार ये आर्थिक जो स्थिति है वो कोई मायने रखती है। जाति ही आखिरकार एक आज की सच्चाई है। हाँ, एक प्रोसेस है ये, मैं इस बात को मानता हूं, ये प्रोसेस है और इस प्रक्रिया से गुजरे बिना, यानी इस रास्ते से गए बिना आप भारतीय समाज को आगे नहीं ले जा सकते। इस रास्ते से एक बार आपको तो गुजरना ही पड़ेगा। फिर जब ये तय हो जाएगा कि हाँ वास्तव में आर्थिक आधार पर समाज में ऊंच नीच है, तो फिर वो लड़ाई समाज अपने तरीके से लड़ेगा। लेकिन अभी घालमेल मत कीजिए, घालमेल मत कीजिए कि जहां जाति पर प्रमुख है वहां पर आर्थिक पक्ष को आप प्रमुखता दिखाने की कोशिश करें। ये घालमेल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर समाज में जो लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक करने की जो रास्ते हो सकते हैं, उसमें आप मिलावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और देखिए एबीसी का जो मसला है, ये एबीसी का मसला कर्पूरी जी के समय में भी आ गया, कोई नया नहीं है मसला, ये कोई नया मसला नहीं है। और ना ही मसला ये तमिलनाडु में उससे पहले आ गया था, और आज देश के कई राज्यों में ये मसला है। क्यों है? क्योंकि जो पूरे समाज की जो पूरी संरचना है और जो पूरी विकास की यात्रा है, उसमें ये पाया गया है कि अगर ये जातीय भावना अगर साथ साथ काम करती रही तो फिर से संसाधनों पर कुछ ही लोगों का और कब्जा हो जाएगा। यानी जिन लोगों का पहले कब्जा था उसमें कुछ लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह जाएगा। इसीलिए सरकार में जो राजनीतिक जो समाज को सुधारने और बनाने के काम में लगे हुए हैं, जिम्मेवार जो लोग अपने को महसूस करते हैं, जैसे कर्पूरी जी को मैं बहुत ही एडमायर करता हूं और कर्पूरी जी के साथ रहने का भी मुझे मौका मिला है, तो कर्पूरी जी के मन में या उनकी जो पूरी सपनों में समाज को आगे ले जाने का था, और उस समाज के जो समाज में जो नीचे जातियों के स्तर पर जो कुछ दूरियां हैं उनको कैसे हम दुरुस्त कर पाए, इसकी इसका एक विजन उनके पास मुझे दिखाई देता था। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक बड़ा अच्छा नतीजा क्या निकलने वाला है। मैं एक विज्ञापन दिखाता हूं, और ये विज्ञापन देखो, ये विज्ञापन है एक, जिसे आज हम लोग कहते हैं ना कि मल्लाह जाति। मल्लाह जाति कोई एक नहीं है, ये पूरी लिस्ट है। देखो ये जो है, इसमें जो निषाद जिनके बारे में हम कह रहे हैं, निषाद आज जिनको हम कहते हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। ये सारी जातियां एक साथ जुड़ रही हैं, एक साथ इनको जोड़ने का काम अब से होगा या हो रहा है। तो ये इसका केवल निगेटिव पक्ष नहीं है ये कि समाज बट रहा है। समाज कैसे जुटेगा इन आंकड़ों से, इस तरह की के एक्सरसाइज से, इसको देखे जाने की जरूरत है। विभाजन का डर मत दिखाइए, नहीं तो राष्ट्र और पीछे जाएगा, समाज और पीछे जाएगा। योगेश जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार का पड़ोसी राज्य है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें, सबसे ज़्यादा लोकसभा में आप ही के राज्य से सांसद भी जाते हैं। हम ऑब्वियसली आपका जो पर्सनल टेक है इस पूरी एक्सरसाइज पर वो भी जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, कभी आपकी उनसे बात हुई हो या कभी जो आपको सूत्रों के माध्यम से पता चला हो, वो इस एक्सरसाइज को लेकर के क्या सोच रहे हैं जो उनके ठीक बगल में हुई है, जाति आधारित जनगणना, क्योंकि समाजवाद की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा पीछे जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक रेफरेंस आपके सामने रखता हूं। मुलायम सिंह यादव जी से एक बार मेरी बात हो रही थी रिजर्वेशन को लेके। उन्होंने कहा कि 54% ओबीसी है। मैंने कहा ठीक है, 54% ओबीसी हो गए, 17% मुसलमान हो गए, 22% हो गए, वो क्या कहते हैं 22% हो गए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो 4% उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड क्लास बचा, या 100 भी हो सकता है। और दूसरे नेताओं की बात देखी जाए तो अगर हर नेता के दावे देखे जाए तो दावों में भी ये हो जाता है कि 300-400% जातियां हैं, 100% में तो एडजस्टमेंट नहीं होता है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि कैसे तुम कहते हो? मैंने कहा कि भाई देखिए, सबसे पहले ये नारा दिया था लोहिया जी ने, पिछड़े पावे 100 में 60 समाजवादियों ने बांधी गांठ। ये जब लोहिया जी ने नारा दिया था तब इस नारे में सभी समाज की महिलाएं शामिल थी, वो सभी समाज की महिलाओं को पिछड़ा मानते थे। लेकिन आज जब हम इस नारे का उपयोग कर रहे हैं, आरक्षण बात कर रहे हैं, जातियों की गणना की, तो हमारी मंशा क्या है, हम सोच क्या रहे हैं, हम इंप्लीमेंट करना क्या चाहते हैं, हम क्या समाज को जोड़ने की नीयत से काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का
उल्लेख हमारे मित्र ने किया, साथी ने किया, आखिर लालू यादव क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जातियां क्या, जन्म जो है, क्या जातियां स्वयं प्रदान की गई थी? क्या मनु ब्राह्मण थे? शूद्र राजा नहीं थे इस देश में? हमारे यहां उत्तर प्रदेश सुहेल देव राजा हुए हैं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बिजली पासी राजा हुए हैं, शूद्र भी राजा थे। ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या कि जो चीजें नहीं थी उन्हें इस तरह एस्टैब्लिश किया गया और जातियों में विद्वेष पैदा किए गए। आखिर क्या आपकी मंशा जातियों का उत्थान है? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस तरह इसे लागू किया मंडल कमीशन को, वो हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्या? तो आप पहले मंशा क्लियर कीजिए कि आपकी मंशा क्या है, आपका विचार क्या, आप करना क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार आज जिस समय ये लेकर के आए हैं, उनकी मंशा क्या? क्या जातियों का उद्धार करना चाहते हैं? रोहिणी कमीशन आया, आप बताइए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में माइनस यादव ओबीसी जातियों का एक फेडरेशन है, वो काम कर रहे हैं लोग इस पे। तो जिस जाति का नेता हो जाएगा वो जाति का उत्थान हो जाएगा। तो दो चार बातें बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जो भी इस पे बोले। पहला, मनु ब्राह्मण नहीं थे। दूसरा, जातियां नहीं थी, वर्ण थे। जातियां आदमियों ने स्वयं स्वीकार किया, किसी ने जाति को कभी किसी पर थोपा नहीं है, काम के हिसाब से जातियां बनी। तीसरा, जातियों में भी हर तरह के लोग हैं। ऐसी कोई जाति आज की तारीख में नहीं है जिस जाति में समूचे के समूचे लोग गरीब हो, एम्पावर ना हुए हो। हर जातियों में लोग हैं। समाज को देखना होगा। यह जरूर है कि दलितों में कुछ ज्यादा गरीब लोग हैं, कुछ निषादों में हैं, उनके लिए योजनाएं बनानी होंगी, उनके लिए काम हो। सरकारें काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कर रही हैं। लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप बताइए, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2014 में उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को डिफ्यूज किया। उन्होंने एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। या अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक जो पॉलिटिक्स की या पॉलिटिक्स की गई, वो क्या बहुसंख्यकों के विकास के लिए की गई, उनकी समृद्धि के लिए की गई, या उनको एकजुट रखने के लिए की गई? वहां भी कन्फ्रंटेशन हुआ। जो रीजनल पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम तरह की इस तरह की पार्टियां हैं, ये जो रीजनल पार्टियों के लोग हैं, ये रीजनल पार्टियों के लोग आखिर अपनी जाति से बाहर क्यों नहीं सोच पाए? क्या वो जाति का, वो समूचे ओबीसी का विकास करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो हमें जो पिक्चर है, पिक्चर को क्लियर करना होगा, क्लियर रखना होगा। हम जिस भी जाति और जिस भी जमात के हों, लेकिन हमें लोगों की मंशा को समझना और भापना होगा। हमारे यहाँ आप चले जाइए किसी भी लीडर के यहाँ, आप ब्राह्मण लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ब्राह्मण मिलेंगे। ठाकुर लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ठाकुर मिलेंगे। यादव लीडर के यहाँ चले जाइए, सारे के सारे सिक्योरिटी के लोग ठाकुर यादव मिलेंगे। और कुर्मी के यहाँ चले जाइए, कुर्मी मिलेंगे, पूरा स्टाफ कुर्मी मिलेगा। तो ये हम कर क्या रहे हैं? हम जा किधर रहे हैं? ले किधर जा रहे हैं? हमारी मंशा खराब है। सबसे पहले हमें मंशा पर अटैक करना होगा, मंशा को देखना होगा, मंशा के बारे में बताना होगा। हमें यह भूल जाना होगा कि कौन जात कमजोर है। जातियां ये बांटो और राज करो का नया फार्मूला है। आप क्यों नहीं क्रीमी लेयर करते हैं? आप क्यों नहीं ये बताते हैं कि अगले 400 साल में आप आरक्षण खत्म कर देंगे? और जो जातियां बनाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये आरक्षण पाने के लिए है, ये कोई विकास के लिए नहीं है। आखिर विकास की योजनाएं क्या देश में जात के आधार पर बनी है? बन नहीं सकती हैं। इलाकों के हिसाब से बनेंगी, क्षेत्र के हिसाब से बनेंगी। आप क्षेत्रीय विषमता को दूर करेंगे तो उस इलाके में रहने वाले लोगों का विकास, समृद्धि और जीवन स्तर अपने आप उठ जाएगा। जी सर। अब आप एक को मान लीजिए, एक इलाका है छोटा सा, सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपकी बात का भाव जो है वो कम्युनिकेट हो गया है, हमने समझा उसको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है, जिन लोगों से आपकी मुलाकात या बात होती है, ये जो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, उनके आधार पर आपको क्या लगता है कि वो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने क्रिटिसिज्म बिल्कुल उसका एस्टैब्लिश किया, वो कहने का आपको हक भी है, लेकिन वो एक एक्सरसाइज बिहार में पूरी हो गई है। यूपी में अब राय क्या है इस बारे में? जो जातियों की पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसे राजभर पार्टी है, जैसे निषाद पार्टी है,
उन्हें तो लग रहा है कि ये हमारी जाति के लोगों की संख्या को कम किया गया है, क्योंकि उनके बड़े बड़े दावे होते थे। हालांकि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है, वो चाहते कि जातीय जनगणना हो जाए, लेकिन जो पिक्चर आ रही है उससे वो असंतुष्ट है। उनका मानना है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में, जैसे बीजेपी में, कांग्रेस में, जो लीडर हैं जातियों के बनाए गए हैं, उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद हमारा शेयर, जैसे कुर्मी बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, इस समय कुर्मी बिरादरी के सबसे ज्यादा एमएलए जीत के आए हैं। तो अगर कास्ट के हिसाब से उनको देखा जाए, अगर सेंसस हो जाए, कास्ट सेंसस, तो उनकी संख्या अपने आप घट जाएगी। तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों में लीडर है वो नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन जो अपनी पॉलिटिकल पार्टियां जात की चलाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश अपना दल चलती है, जैसे निषाद पार्टी चलती है, जैसे वो राजभर चलते हैं, इन लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। पर जनगणना के बाद के आंकड़ों पर इनका अविश्वास भी। मेरी जो फाइंडिंग है और जिस तरह मैंने ओबीसी रिजर्वेशंस को देखा है और नेताओं से बातचीत होती है, उस आधार पर कह सकता हूं कि ये एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और वेपन के तौर पर इस्तेमाल होने से हमको बचना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इसके अंतर में, इसके भीतर बांटो और राज करो की उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, ना तो ट्रांसफर करना है, ना एम्पावर करना है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कई रिपोर्ट मुसलमानों के लिए आई, क्या उनका भला हुआ, क्या इंप्लीमेंट हुआ क्या? तो ये बांटो राज करो की जो राजनीति है, इससे सारे लोगों को एकजुट होकर के इन जातियों को, अपने समाज के दूसरे लोगों को बचाने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे हम इतने बढ़ जाएंगे कि हमें आपस में एक साथ रहने की स्थिति भी नहीं रह जाएगी। अनिल सर, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का कि क्या इन नंबर्स को वेपनाइज भी किया जा सकता है? जो वो डर है उसको आप कैसे असवाज करते हैं? नहीं, मैं तो इस तरह से सोचता ही नहीं हूँ। ये जो मेरी भाषा में ये है ही नहीं है कि विपन की तरह इस्तेमाल करना। आखिरकार समाज को बनाने का जो काम है वो कैसे होगा, यही तो तय करना है। अब वो उसको आप विपन माने या जो भी माने, वो मुझे नहीं लगता है कि समाज बनाने का एक रास्ता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमारा समाज जाति आधारित समाज है और इस जाति आधारित समाज को ठीक करना है। तो मैं ये विपन की तरह नहीं मानता हूँ। मैं संतोष जो कह रहे थे उसका उसके बारे में मैं पूरा जवाब तो नहीं, लेकिन एक संकेत के तौर पे बता रहा हूँ कि लगभग हम समझते हैं कि 20 साल पुरानी बात होगी है कि बिहार में ईबीसी की मीटिंग के लिए मैं कई बार गया हूँ। और ये जो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है, उसमें जब मीटिंग हम लोगों ने पहली बार की थी तो मुश्किलन 15 और 20 लोग थे। और जब मैं पिछले 5-6 साल जब पहले गया था तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का वही हॉल खचाखच भरा हुआ था ईबीसी के लोगों से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस है। ईबीसी के भीतर जितनी राजनीतिक चेतना आएगी, ट्रांसफर पावर उतनी जल्दी होगा। ट्रांसफर ऑफ जो पावर है वो होगा, ये तो तय है। अब ये जैसे कर्पूरी ठाकुर कितनी संख्या में थे, आज हमारे पास जाति गणना है, जाति गणना में नाई कितनी जाति की संख्या कितनी है? 1% भी नहीं। लेकिन बिहार में वो पूरे समुदाय की, पूरे समाज की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे। और वो कोई 1977 में नहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी, बल्कि वो 1967 से पहले भी वो आज़ादी के समय से ही लड़ते आ रहे थे। और वो फिर जाके फाइनली चीफ मिनिस्टर भी बने, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि ट्रांसफर ऑफ पावर की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एक जो उसकी जो जरूरतें हैं और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। अभी बिहार में ये वक्त थोड़ा लग सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी सोशल इंजीनियरिंग की जाती रही है राज करने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, मुझे लगता है कि वो उस स्थिति का पटाक्षेप ये इस जाति गणना के नतीजे के बाद मुझे दिखाई दे रहा है।
मेरे ख्याल है सर वो तब भी हो पाएगा अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी स्टेट्स में किस तरह डिसाइड किया जाता है इस सवाल को, क्या वो अपने यहाँ करते हैं और क्या एक जो नेशनल लेवल का सेंसस हमारे यहाँ होता है उसमें ये नंबर सामने आते हैं। निखिल ये एक तरह से राजनीतिक रूप से एक मुद्दा बन चुका है, इससे अब पीछे नहीं जा सकते हैं। देश में ये कराना ही कराना होगा, राज्यों के स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, अब इससे आप पीछे नहीं जा सकते। मेरा ये कहना है, जो मेरा अपना राजनीतिक जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अब आप पीछे नहीं जा सकते, आपको इस मामले में एक डिसीजन डिसाइड करना ही पड़ेगा।